मॉल की सीढ़ियां उतरते वक्त मैं बेहद थक गई थी। अंतिम सीढ़ी उतरकर खड़े-खड़े ही थोड़ा सुस्ताने लगी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल तेजी से आई। उस पर पीछे बैठे नवयुवक ने झपट्टा मारकर एक झटके से मेरे गले से सोने की चेन तोड़ ली और पलक झपकते ही मोटरसाइकिल गायब हो गई। मेरे मुंह से कोई बोल फूट पाते इससे पहले ही एक दो प्रत्यक्षदर्शी चोर चोर कहते मोटरसाइकिल के पीछे भागे, पर 5 मिनट बाद ही मुंह लटकाए वापस लौट आए। चिड़िया उड़ चुकी थी। मेरे चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। थकान और घुटन के मारे मुझे चक्कर से आने लगे थे। इससे पहले कि मैं होश खोकर जमीन पर गिरती, दो मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। हवा आने दीजिए आप लोग, पानी लाओ। बेहोश होने से पहले मुझे ये ही शब्द सुनाई दिए। मैंने पलकें झपकाते हुए जब फिर से आंखें खोलीं तो भीड़ छट चुकी थी। एक दो लोग कानाफूसी करते खड़े थे। मैं मॉल की अंतिम सीढ़ी पर लेटी थी और मेरा सिर एक युवक की गोद में था। हौले हौले एक फाइल से वह मुझ पर हवा कर रहा था। कैसी तबीयत है माँ जी? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ कहते हुए मैंने उठने का प्रयास किया तो उसने सहारा देकर मुझे बिठा दिया। माताजी, चैन पहनकर मत निकला कीजिए। अब तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से भी कुछ नहीं होना। वह तो शुक्र मनाइए कि चैन ही गई, गर्दन बच गई। आसपास खड़े लोग राय दे रहे थे। मेरे पास चुप रहने के सिवा कोई चारा न था, जबकि मन में आक्रोश फूट पड़ रहा था। यही है आज की जनरेशन, देश का भविष्य। हट्टे-कट्टे नौजवान बुजुर्गों का सहारा बनने के बजाय उन्हें लूट रहे हैं। भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ा रहे हैं। कहाँ रहती हैं आप? मैं छोड़ देता हूँ। युवक अब तक खड़ा हो गया था। यहीं मॉल के पीछे वाली गली में। बाइक पर बैठ जाइए आप। मुझे पीछे से मजबूती से पकड़ लीजिएगा। मैंने कहना तो चाहा कि मैं पैदल चली जाऊंगी, पर चंद कदमों का फासला मीलों का सफ़र लगने लगा था। इसलिए मैंने उस युवक की बात मान लेने में ही भलाई समझी। बाइक चली तो ठंडी हवा के झोंकों से तबीयत और भी संभल गई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो उठीं, जब रीना और लीना को लेकर उनके पापा के संग स्कूटर पर पिक्चर देखने और ख़रीदारी करने जाती थी। रीना आगे खड़ी हो जाती थी और लीना मेरी गोद में। स्कूटर के स्पीड पकड़ते ही संयुक्त परिवार की सारी जिम्मेदारियां, चिंताएं पीछे छूट जाती थीं और खुली हवा में मन एकदम हल्का हो जाता था। कभी-कभी तो बिना किसी विशेष काम के ही मैं दोनों बच्चियों को लाद कर इनके संग निकल पड़ती थी। जिंदगी की उन छोटी-छोटी खुशियों का मोल अब समझ में आता है। बस यही नीले गेट के सामने मिनटों का फासला सेकंडों में ही तय हो गया था। अरे, यहाँ तो ताला लगा है, युवक ने चौंक कर पूछा। मैंने हंसते हुए चाबी निकाल ली। चैन जाने का गम काफ़ी हद तक अब कम हो गया था। वह इसलिए कि मैं अकेली ही रहती हूँ। आओ, अंदर आओ। ताला खोलकर मैं उसे अंदर ले गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, खुद भी पिया और उसे भी पिलाया। युवक बैठक में सजी तस्वीरें देख रहा था। ये मेरे पति हैं जो अब नहीं रहे, और ये दोनों बेटियां और उनका परिवार। दोनों यूरोप में सेटल हैं। 2 बार मुझे भी वहाँ ले जा चुकी हैं, पर मैं महीने भर से ज़्यादा वहाँ नहीं रह पाती। क्यों? बस ऐसे ही, मन ही नहीं लगता। दामाद माँ जैसा ही स्नेह और सम्मान देते हैं, पर मेरा मन तो यहाँ इंडिया में ही अटका रहता है। पता नहीं ये मेरे अंदर छिपे दकियानूसी भारतीय संस्कार हैं या कुछ और। वैसे यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छे से गुजर जाता है। पूजा पाठ, आसपास की औरतों बहू बेटियों से गपशप। कभी वे आ जाती हैं, कभी मुझे बुला लेती हैं। लो, मैं भी क्या अपनी ही गाथा लेकर बैठ गई। चाय पियोगे या शरबत? बस कुछ नहीं, अस्पताल जा रहा हूँ। अस्पताल क्यों? कोई बीमार है? मैं बीच में ही बोल पड़ी। अरे नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। ड्यूटी पर जा रहा था। यहाँ से तीसरी गली में नालंदा स्कूल के पास रहता हूँ। कभी फुर्सत में आऊँगा आपकी चाय पीने। अच्छा बेटा, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माँ जी, आप भी बेटा कहती हैं और धन्यवाद देती हैं? वह मुस्कुराया और किक लगाकर चलता बना। अंदर आकर चाय के कप समेटते मुझे ख्याल आया कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। अजीब भुलक्कड़ हूँ।
अपनी सारी रामायण बाँच दी और भले आदमी का नाम तक नहीं पूछा। इसीलिए तो रीना व लीना को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है। मैं अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई सोचने लगी। माँ, आप बहुत सीधी और सरल हैं। ठीक है, आस पड़ोस अच्छा है, रिश्तेदार भी संभालते रहते हैं, पर आप हमारे पास आकर रह जाएं तो हम निश्चिंत हो जाएं। मैं यहाँ बहुत खुश और मज़े से हूँ मेरी बच्चियों। मुझे अपनी जड़ों से मत उखाड़ो, वरना मैं मुरझा जाऊंगी। अब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी, तभी मेरी भावनाओं को समझ पाओगी। दोनों बेचारी मायूसी से विदा हो जाती। दोनों दामादों के साथ दोनों बेटियां भी अच्छी नौकरी में हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं जब भी कुछ देना चाहती हूँ, वे नम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। बस नाती नातिनों को ही देकर मन को संतुष्ट कर लेती हूँ। पिछली बार जब दोनों आईं तो मैं बैंक से अपने सारे गहने निकाल लाई। तुम दोनों ये बराबर बराबर बांट लो। मुझ पके आम का क्या भरोसा, कब टपक जाऊं। दोनों ने पिटारी समेटी और फिर से मेरी झोली में रख दी। हमारे तो शादी वाले गहने भी यहाँ इंडिया में ही पड़े हैं माँ। वहाँ इन सब का कोई काम नहीं है। आप ही इन्हें बदल बदल कर पहना करें, थोड़ी हवा तो लगेगी इन्हें। मेरी पिटारी ज्यों की त्यों वापस लॉकर में पहुँचा दी गई थी। दोनों दामाद भी मेरी बराबर परवाह करते थे। अभी कल ही छोटे दामाद ने याद दिलाया था, मम्मी आपके रूटीन चेकअप का वक्त हो गया है, कल करवा आइएगा। मलिक को बोल दिया है ना। मलिक हमारा विश्वास पात्र ऑटो वाला है, कभी भी कहीं भी फ़ोन करके बुला लो, मिनटों में हाजिर हो जाएगा। यही नहीं, पूरे वक्त बराबर साथ भी बना रहेगा। घर का ताला खोलकर सामान सहित अंदर पहुंचा कर ही वह लौटता है। अगले दिन वह वक्त पर आ गया था, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर नदारत था। मुझे बेंच पर बैठा कर वह डॉक्टर का पता करने गया। तभी सफ़ेद कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए वही युवक मुझे नज़र आ गया। अरे माँ जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ, रूटीन चेकअप के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टर सीट पर नहीं हैं। कौन, खुराना जी? वे तो आज छुट्टी पर हैं। दिखाइए कौन कौन से टेस्ट चेकअप आदि हैं। वह कुछ देर पर्ची पढ़ता रहा था। इनमें से 2 तो मैं ही कर दूंगा और बाकी भी करवा दूंगा। चलिए आप मेरे साथ। तभी मलिक भी डॉक्टर के छुट्टी पर होने की खबर लेकर लौट आया था। मैंने मलिक को पूरी बात बताई और बोली, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? प्रवेश शर्मा। तो प्रवेश, इसे कितनी देर बाद बुलाऊं? आप इसे रवाना कर दीजिए, टेस्ट होने तक लंच टाइम हो जाएगा। मैं घर जाऊंगा तो आपको भी छोड़ दूंगा। घर लौटकर खाना खाकर मैं लेटी तो देर तक प्रवेश के बारे में ही सोचती रही। कितना अच्छा लड़का है, पूरे वक्त माजी माजी ही पुकारता रहा। अस्पताल में तो सब मुझे उसकी सगी माँ ही समझकर ट्रीट कर रहे थे, पर अब तक भी मैंने उसके घर परिवार वालों के बारे में नहीं पूछा। शादीशुदा तो क्या होगा, कुंवारा ही लगता है। चलो कल उसके घर होकर आती हूँ। पता बताया तो था उसने। अगले दिन ही मैं ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच गई। वह अस्पताल से लौटा ही था। अरे माँ जी आप, मैं तो अभी आपके पास ही आ रहा था। ये आपकी 2 रिपोर्ट तो आ गई हैं। ठीक हैं, एक कल आएगी, मैं पहुंचा दूंगा। आप बैठिए ना। उसने कुर्सी पर फैले कपड़े समेटते हुए जगह बनाई। अकेला हूँ तो घर ऐसे ही फैला रहता है। क्यों, घर वाले कहाँ गए? मम्मी पापा और बड़े भैया, बस ये 3 ही लोग हैं परिवार के नाम पर। बड़े भैया एक असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। साधारण भाषा में अपने दैनिक कार्यों के लिए भी वे मम्मी पापा पर आश्रित हैं। पापा रिटायर हो चुके हैं। बड़ी उम्मीदों से वे मकान बेचकर पैसा जुटाकर भैया को इलाज के लिए विदेश ले गए हैं। वे तो चाहते हैं कि मैं भी वहीं सेटल हो जाऊं। जितना पैसा मैं वहां कमा सकता हूं, उतना यहाँ जिंदगी भर नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन मैं अपनी प्रतिभा का लाभ अपने ही देश के लिए करना चाहता हूँ। जहाँ पैदा हुआ, पला बड़ा, शिक्षा पाई, उसे जब कुछ देने का वक्त आया तो छोड़कर चला जाऊं। पर माँ बाप और बड़े भैया के प्रति भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं यहाँ एक किराए के कमरे में गुजारा कर रहा हूँ। अस्पताल के अलावा प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करके पैसा जुटाता हूँ और उन्हें भेजता हूँ। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा।
बस देश और बड़ों के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। प्रवेश ने मेरा विश्वास जीत लिया था। यदि मेरे कोई बेटा होता तो निश्चित रूप से प्रवेश जैसा ही होता। वही सोचने का अंदाज, वही संस्कार, मानो मुझसे घुट्टी पीकर बड़ा हुआ हो। मैं अक्सर कुछ न कुछ खास बनाकर उसे फ़ोन कर देती, उसके उधड़े कपड़े मरम्मत कर देती, कभी जाकर उसका कमरा ठीक कर आती। वह भी बेटे की तरह मेरा ख्याल रखता था। मेरे बुखार में वह पूरी रात मेरे सिरहाने बैठा पानी की पट्टियाँ बदलता रहा। 2-3 दिन प्रवेश नहीं आया तो मैं व्याकुल हो गई। खीर बनाकर मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उसके दोस्त शकल ने उठाया। उसने बताया कि प्रवेश ऑपरेशन थिएटर में है। वह काफ़ी दिनों से आया नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है। मैं अपनी व्यग्रता छिपा नहीं पा रही थी। हाँ, ठीक ही है। वह तो मोना वाले कांड को लेकर अपसेट चल रहा है। मोना? कौन मोना? उसने आपको बताया नहीं? मुझसे तो कह रहा था कि हम एक दूसरे से सब बातें शेयर करते हैं। तो फिर रहने दीजिए, वह मुझ पर गुस्सा होगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मुझे पूरी बात बताओ। मोना हमारे बॉस की बेटी है। बॉस उसकी शादी प्रवेश से करके प्रवेश को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, पर वह अपने आदर्शों पर अड़ा है। न तो वह मोना जैसी आधुनिका से शादी के लिए तैयार है और न विदेश में बसने के लिए। फिर मेरी सांस अटकने लगी थी। बॉस ने उसे किसी बिगड़े हुए केस में फंसा दिया। एक आध दिन में उसके सस्पेंशन के ऑर्डर आने वाले हैं। हम लोग तो समझा रहे हैं कि बदनाम होने से अच्छा है पहले ही रिजाइन कर दो और अपना एक छोटा सा नर्सिंग होम खोल लो। सही है, मैं शकल की बातों से सहमत थी, पर आंटी, पैसे की समस्या है। प्रवेश जैसा खुददार लड़का किसी के आगे हाथ भी तो नहीं फैलाएगा। अच्छा, उसे शाम को घर भेज देना। मैंने उसके लिए खीर बनाई है। शाम को उदास चेहरे और पपड़ाए होंठों के साथ प्रवेश कमरे में प्रविष्ट हुआ तो मैं समझ गई वह रिजाइन करके आ रहा है। मैंने उसके हाथ मुंह धुलाए और खीर की कटोरी पेश कर दी। वह चुपचाप खाने लगा। मुझे उस पर बेहद लाड़ आ रहा था। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए मैंने कहा, तुम रिजाइन कर आए? हूँ। आपको किसने बताया? वह बेतरह चौंक उठा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इतनी बड़ी परेशानी तुमने मुझसे, अपनी माँ से छिपाई। तुम अपना नर्सिंग होम खोलो, पैसा मैं दूंगी। कैश कम होगा तो गहने दूंगी। नहीं माँ जी, नहीं, मैं आपसे पैसे क्यों? क्या मुझे अपनी माँ नहीं मानते? यह माँ जी की पुकार ढोंग है क्या? वह रात रात भर पलक झपकाए बिना मेरे सिरहाने बैठना, दवाइयाँ लाना, बुखार नापना, दलिया खिलाना, पर मैं यह सब कैसे चुका पाऊंगा? चुकाने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, फिर मैं यह सब नहीं लूँगा। अच्छा, उधार समझकर ले लो, धीरे धीरे चुकता कर देना। तुम जैसा खुददार आदमी कभी नहीं झुकेगा, मुझे मालूम था। मैं कल ही बैंक से सारा रुपया निकलवाती हूँ। अब मुस्कुराओ और एक कटोरी खीर और लो। अगले दिन प्रसन्नचित्त मन से बैंक से गहनों की पिटारी और ढेर सारा कैश लेकर मैं बाहर निकली। प्रवेश आएगा तो कितना खुश होगा। अगले ही पल मुझे ख्याल आया, प्रवेश तो रिजाइन कर चुका है, फिर तो वह घर पर ही होगा। मैंने मलिक से ऑटो उधर मोड़ने को कहा। दरवाज़ा खुला था। बैग लिए दरवाजे के समीप पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। प्रवेश और शकल का वार्तालाप साफ सुनाई दे रहा था। क्या फांसा है तूने बुढ़िया को? कल सारा पैसा गहने लेकर तू विदेश रफू चक्कर हो जाएगा और वहाँ माइकल के साथ नर्सिंग होम की पार्टनरशिप में करोड़ों कमाएगा। क्या क्या कहानियाँ गढ़ी और कैसे कैसे नाटक किए तुमने बुढ़िया को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे लिए भी कोई ऐसी बुढ़िया फांस दो तो मैं भी वहाँ आकर तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। आखिर तुम्हारे कहे अनुसार मोना वाली कहानी सुनाकर मैंने भी तुम्हारी हेल्प की है। श्योर श्योर, वाई नॉट? प्रवेश की खुशी में डूबी लड़खड़ाती आवाज़ उभरी। शायद उसने पी रखी थी। वैसे यही मुर्गी क्या बुरी है? मेरे भाग जाने के बाद तुम इसके आंसू पोंछना, मुझे खूब गालियां देना कि वह तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकला।
बुढ़िया के पास खजाना है, बेटियों के भी गहने रखे हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। तुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दोनों का सम्मिलित ठहाका मेरे कानों को बर्छी की तरह भींग गया। मेरे कदम जो मुड़े तो फिर ऑटो तक आकर ही रुके। मलिक, वापस बैंक चलो। बैग को मजबूती से थामे हुए मैंने दृढ़ता से कहा। मेरा सब कुछ लुटते लुटते बाल बाल बच गया था। मुझे तो खूब खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों से निःशब्द अनवरत आंसू टपक रहे थे। इतना दुख तो मुझे सोने की चैन छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।